हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। लॉकडाउन में सब परेशान हैं, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर पे बैठे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी में हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वीडियोज़ को। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग, लेकिन तब भी अब से कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ मिले, वीडियो लेक्चर्स मिले, जिससे आप लोग घर से बैठकर आराम से हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखकर आप पढ़ पाएँ। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा मोशन एंड टाइम, जो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन एंड टाइम, एक चैप्टर है किसमें, साइंस में, दैट इज़ फिज़िक्स में। किसको फिज़िक्स कहते हैं बताया था हमने कि नेचर और उसके लॉज के बारे में जहाँ डिस्कशन करते हैं, जहाँ स्टडी करते हैं, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है हमें। किसको कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ये तो बातें हम लोगों ने किया था। और रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था कि वो रिलेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है रिलेटिव? जिसको डिफाइन करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि स्टेशन के बारे में, स्टेशन रुका हुआ रहता है, लेकिन जब हम लोग आते किससे, ट्रेन से, तो कह रहे हैं स्टेशन आता है। गांव जाते हैं तो कहते हैं गांव आ रहा है। तो उससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो पोजीशन है वो अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो कहेंगे कि एक पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में या दूसरा पार्टिकल पहले के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में नहीं, मोशन में है। चेंज हो तो, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो मोशन में है, और पोजीशन टाइम के साथ चेंज न हो तो रेस्ट में है। तो जो हम लोग रेस्ट दिखता है वो रेस्ट में होगा या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया तो पूरी चल रही है। तो वहीं से हम लोगों ने चीज़ों को जानने की कोशिश किया। वहाँ से हमने पोजीशन के बारे में जाना। पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज होगा किसी पार्टिकल का किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में होगा, और किसी का टाइम के साथ अपना पोजीशन अगर किसी के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो वो रेस्ट में होगा। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, जो मोशन है, रेस्ट तो रेस्ट है किसी के रिस्पेक्ट में, अगर मोशन है किसी के रिस्पेक्ट में तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। अभी हम लोग ब्रॉडली बात करेंगे, उसमें डेप्थ में जाएंगे तो कुछ और बात होगी। सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखें, एनसीईआरटी में आपका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला एग्जाम्पल है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। तो आप देखे होंगे सोल्जर जो आपके होते हैं, सोल्जर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, मतलब वो सर्कल में भी चल सकता है, लेकिन अगर सीधे चले, अपने डायरेक्शन को चेंज न करे कोई बॉडी या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको हम बोलेंगे वो कौन सा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन। एक्चुअली पूरा नाम है इसका ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अभी आप याद रखें, सबसे पहला मोशन का नाम हम क्या दिए, रेक्टिलिनियर मोशन। किसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, बताइए? स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन? इफ अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करना, आगे जाइएगा तो फिर रेक्टिलिनियर, लीनियर होगा, फिर ट्रांसलेटरी होगा, है ना। ट्रांसलेटरी भी आपका रेक्टिलिनियर ही है, उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, जैसे आप इसको देखें, इसको हम एक पार्टिकल मान सकते हैं। केमिस्ट्री में पार्टिकल जो होता है ना, उसको हम लोग एटम्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक ये अगर ये बड़ा भी पार्टिकल हो सकता है, तो यहाँ पे जो पांच ये जो सारा मिलके क्या हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, एक बॉडी कहेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम पार्टिकल वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टिकल का मतलब ये है कि वो उसके साइज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, then the motion is called कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। बाद में पढ़िएगा जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा तो ये होगा ट्रांसलेटरी मोशन। अब लिख के रख सकते हैं कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, मोशन एंड टाइम, पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 143। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। यहाँ पे इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, जस्ट, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन तो मैं लिख ही दिया हूँ। तो सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, क्या आंसर होगा आपका, स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन, ब्लॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट रोड में जो गाड़ी चल रही होगी तो वो कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पेरियोडिक। जो आप रेस में देखते होंगे, ये हाथ है आपका ऐसे ऐसे, ये कौन सा मोशन है,
फिक्स्ड टाइम इंटरवल में ये अपने हाथ का जो मोशन है, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे वाले मोशन को क्या कहते हैं? टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात किया है, ब्लॉक कार्ड मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट मोशन, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ये कौन सा मोशन है? अपने अगर हाथ को, मतलब ये गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, तो ये जो मोशन है, इस मोशन को रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको कहेंगे पेरियोडिक मोशन। अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे वाला मोशन को ऐसे ऐसे जो होगा, इसको क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ पे कोई बॉडी है, ऐसे गया, जाके वापस आके ऐसे 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 कर, इसको क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो मैं पहले इसको लिख दूँ, उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा मोशन? हैंड्स ऑफ एन पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन अ मोशन। बाइसाइकिल में पैडल कैसे मूव करता है? इसे सर्कल में, किसमें घूमता है? सर्कल में। तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं बताइए? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी अगर क्या हो जाए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात बाद में करेंगे, अभी एक पार्टिकल की बात करेंगे, साइज इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो वो सर्कुलर मोशन, नहीं तो बाद में ये हो जाएगा रोटेशन। क्या हो जाएगा? ये रोटेशनल मोशन। ये मैं जस्ट ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, आप चिंता ना करें, आप सर्कुलर मोशन को देखें। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल या सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ सर्कल, देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल आपका मौजूद है, पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन अ मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन के चारों ओर जो अर्थ मोशन करता है, वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। आपको भी सर्कुलर मोशन याद रखना है, बाद में आप जानिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल मोशन। कौन सा मोशन? अर्थ सन के चारों ओर कौन सा मोशन करता है बताइए? इलिप्टिकल मोशन करता है। अगर आपको अलग से लिखना है तो ये जान लीजिए, इलिप्स ऐसा होता है। कैसा होता है? यहाँ कहीं पे क्या होता है? सन, यहाँ सन है और भी स्टार्स हैं, और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है बताइए? अर्थ। अर्थ कभी दूर होता है और अर्थ कभी नज़दीक होता है। अर्थ की स्पीड बढ़ती भी है, घटती भी है। अभी इतना डिस्कशन करेंगे तो आपको चिंता होगी। मैं इतना बता दूं कि अभी आपको क्या मानना है, कि अलग से आप नोट करके रख सकते हैं कि अभी हम लोग मानते हैं कि सन अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्योर सर्कल नहीं होता है। वो कैसा होता है? इलिप्टिकल मोशन होता है। इलिप्टिकल मोशन में क्या होता है? सर्कल टाइप का ही होता है, आपको याद रखना है, लेकिन कभी दूर होता है, रेडियस कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। मेरी बात समझ आ रही है? और भी चीज़ें लिखनी है तो लिख लीजिए। नज़दीक में स्पीड ज़्यादा होती है और दूर में स्पीड कम होती है, मतलब नज़दीक में फास्ट चलती है और दूर में स्लो चलती है। उसी तरह से मून किसके चारों ओर घूमती है? अर्थ के चारों ओर। मेरी बात समझ आ रही है? तो मून जो घूमती है, ऐसा हम मान लिए हैं अभी कि सर्कल में घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली किस में घूम रहा है बताइए? इलिप्टिकल मोशन कर रहा है। ये सब आप दिमाग में नोट डाउन कर लें या अलग से नोट डाउन कर लें, ठीक है। जिसको हम सन कहते हैं वो क्या हमारा एक स्टार है। तो जो घूमता है ना उसको हम बोलते हैं प्लैनेट। जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। और जो घूमता है, जिसके चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी प्लैनेट सही बोला, हाँ प्लैनेट। और जो घूमता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? तो सन के चारों ओर कौन घूमता है बताइए? अर्थ घूमता है और भी प्लैनेट्स घूमता है। तो प्लैनेट्स जो हम जिसको कहते हैं वो बेसिकली क्या है? सैटेलाइट है। फिर मैं कह रहा हूँ, जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। और जिसके चारों ओर घूमता है उसको प्लैनेट कहते हैं। तो सन क्या है बताइए? प्लैनेट है। किसका? अर्थ का। और अर्थ सैटेलाइट है। किसका? सन का। फिर अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? मून। तो मून क्या है? सैटेलाइट है। किसका? सन, सॉरी अर्थ का। फिर अर्थ प्लैनेट है। किसका? मून का। तो आपको याद रखना है, जो घूमता है किसी के चारों ओर वो उसके रिस्पेक्ट में क्या है? सैटेलाइट है। और जिसके चारों ओर घूमता है वो क्या है? प्लैनेट। तो सन प्लैनेट है किसका? अर्थ का। और अर्थ प्लैनेट है किसका? मून का। और मून सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे जानिएगा। तो सर्कुलर मोशन वो ऐसे हम मान लिए हैं अभी, लेकिन बेसिकली कौन सा मोशन है? इलिप्टिकल मोशन है। और हमने क्या जाना? सर्कुलर तो हो गया। टू एंड फ्रो मोशन, नाम से ही पता चल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या कहते हैं? यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है बताइए? बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन। इसी का तीसरा नाम क्या है बताइए? ऑसिलेशन। इसी का चौथा नाम क्या बताइए? वाइब्रेशन। तो इसमें नोट डाउन करें। इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है ना, टू एंड फ्रो अलोंग, अगर मैं बात करूं, ये जो है ना,
ऐसा गया वापस आया, गया वापस आया, इस मोशन को क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ये चारों नाम से ही आपको समझ आ रहा है। टू एंड फ्रॉम, गया, कहीं गया, टू एंड कहीं से आया, अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे करेगा, उसको क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। उसी का नाम है ऑसिलेशन है, उसी का नाम क्या है? वाइब्रेशन। आराम से नोट डाउन करते जाएं। ऐसे हाथ ऐसे से कर रहा है, झूला झूलते हैं, कौन सा मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन है। और अगर कोई भी मोशन हो, जैसे सर्कल में घूमे, इलिप्स में घूमे या जैसे भी घूमे, अपने मोशन को ऐसे भी घूम सकता है, ट्रायंगल में, जैसा भी मोशन है, अगर अपने मोशन को फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, मतलब ये कि अगर वो टाइम इंटरवल, मतलब अगर एक बार घूमने में, एक बार सर्कल में घूमने में अगर 5 सेकंड लगा, दूसरी बार भी अगर 5 सेकंड लगा, तीसरी बार भी 5 सेकंड लगा, तो वैसे मोशन को, चूंकि सर्कल जो है ना वो बार बार, जो सर्कुलर मोशन है वो रिपीट हो रहा है, एक ही टाइप का मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, और फिक्स्ड टाइम इंटरवल में हो, अगर टाइम भी सेम लगे, जैसे अर्थ घूमता है सन के चारों ओर, मेरी बात समझ आ रही है? अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता है, एक 24 आवर्स में, एक साल में, वो हमेशा उसका जो टाइम इंटरवल रहता है वो फिक्स्ड रहता है, वो ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको हम कौन सा मोशन बोलेंगे? बताइए, पेरियोडिक मोशन। मेरी बात समझ आ रही है? कौन सा मोशन? तो अपने मोशन को अगर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, कोई पार्टिकल रिपीट करे, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरियोडिक मोशन। लिख लीजिएगा, 4th नंबर है शायद, नंबरिंग ठीक से कीजिएगा, पेरियोडिक मोशन। इफ a particle repeats its motion in fixed interval of time, in fixed interval of time, then the motion is called periodic motion. Example में क्या लिखिएगा? motion of earth around the sun, बात समझ आ रही है? मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इस तरह से। मोशन ऑफ पेंडुलम, बात समझ रहे? पेंडुलम भी अपने फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, वैसे टू एंड फ्रो मोशन भी है वो, ठीक है। मोशन ऑफ स्विंग क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, या पेरियोडिक मोशन भी होगा वो। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये कौन सा मोशन है? पेरियोडिक मोशन। पेडल ऑफ बाइसाइकिल इन मोशन, कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। यहाँ चूंकि 3 ही है एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पेरियोडिक, मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया? टू एंड फ्रो मोशन, जिसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। तो ये सारी बातें हो गई। क्या क्या मोशन हो गई बताइए? स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पेरियोडिक मोशन, और हमने बताया मीन पोजीशन से आगे और पीछे वाले मोशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, या वाइब्रेशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन, या ऑसिलेशन। नोट डाउन करें, सिंपल है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट को समझने के लिए हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। स्लो एंड फास्ट, जस्ट मैं पहले स्लो एंड फास्ट, क्योंकि आपका टॉपिक स्लो एंड फास्ट है तो इसी को मैं पहले समझा दूं। आप कैसे कहेंगे कौन स्लो है और कौन फास्ट? ठीक है, जैसे आप पैदल चल रहे थे और दूसरा साइकिल लेके आ रहा था, तो आप देखें कि आपको वो क्रॉस कर गया, तो आप अपने रिस्पेक्ट में क्या कहिएगा कि जो साइकिल वाला है वो साइकिल आपसे तेज़ है। चलने के केस में पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहा है साइकिल ना, तो क्या हो गई? मेरी बात मैं बोल रहा था, आप चल रहे हैं पैदल, साइकिल वाला आपसे ज़्यादा तेज़ है। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद साइकिल वाला जा रहा था, पीछे से बाइक आया, मोटरसाइकिल, ठीक है ना, और वो उससे तेज़ निकल गया उससे आगे, तो साइकिल वाला क्या समझा? वो हमसे तेज़ है, लेकिन साइकिल वाला तो पैदल वाले से तेज़ समझ रहा था। तो कौन तेज़ है तो पता नहीं है ना। उसी तरह से पीछे से कार आई और कार उससे आगे बढ़ गई, किससे? बाइक से। तो बाइक से तेज़ कौन हो गई? कार। तो ये जो कौन फास्ट है, कौन तेज़ चल रहा है, ये कहना तो मुमकिन नहीं है ना। और कौन स्लो चल रहा है ये दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे रेस्ट और मोशन में भी हम लोगों ने देखा, दूसरे से हमको रिलेट करना पड़ेगा कि रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। उसी तरह से स्लो होगा या फास्ट होगा, कोई नाटा होगा या लंबा होगा, वो दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा ना। कोई बहुत नाटा है लेकिन उससे भी नाटा कोई हो जाए तो उस नाटा से वो लंबा हो जाएगा ना। उसी तरह से कोई फास्ट है या स्लो है, उसके लिए अगर हम बात करें ये रिलेटिव है, क्या ये दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है। तो स्लो एंड फास्ट आर रिलेटिव, स्लो एंड फास्ट आर रिलेटिव इन नेचर।
ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने पैदल और चलने वाले की बात किया, पैदल चलने वाले की बात कंपेयर किससे किया, साइकिल वाले से, साइकिल वाला फिर किससे कंपेयर किया, बाइक किससे, बाइक वाला किससे, कार से। इस तरह से आप भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर कार वाला किससे कंपेयर करेगा, हवाई जहाज़ से। इस तरह से इसको डिफाइन करने के लिए कौन ज़्यादा चला कौन कम चला इससे पता नहीं चलेगा, कौन कम समय में, कौन कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा दूरी तय किया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए एक टर्म आएगा, उसको बोलेंगे स्पीड। नाम सुने होंगे आप कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो स्पीड क्या है उसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो स्पीड विल डिसाइड दैट द पार्टिकल इज फास्ट और स्लो, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा टर्म आने वाला है बताइए, स्पीड आने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है, इतना हम नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग स्लो और फास्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्लो और फास्ट आर रिलेटिव, और स्पीड डिसाइड करेगा कि स्लो होगा या फास्ट होगा। क्लियर है। और स्लो कौन है कौन फास्ट है वो दूसरे से हम कंपेयर करेंगे। जिसकी स्पीड दूसरे से ज़्यादा होगी वो फास्ट होगी, जिसकी कम होगी वो स्लो होगी। बट स्पीड को समझने के लिए हम लोग एक टर्म जानेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी जान लेंगे। तो एक साथ हम लोग दो ही टर्म जान लेते हैं, दोनों टर्म जान लेते हैं। एक का नाम क्या है बताइए, सिंपल सा है डिस्टेंस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप याद कर लें क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, आप अगर एक रास्ते की बात करें, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा हमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे मैं कंपेयर करके बता देता हूँ, या पहले डिस्टेंस दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। सिंबल उम्बॉल पे आप जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी डिस्टेंस का सिंबल एस होता है लिखा हुआ, तो सिंबल से भी आपको मतलब नहीं है क्लास 7 में, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, आप जिस रास्ते की बात करेंगे, आप जिस रास्ते की बात करेंगे, रास्ता क्या होगा, मानते हैं कि आपका गांव ए है, दूसरा गांव आपका बी है ना, आपका मतलब नहीं किसी और दोस्त का, और रास्ता ऐसे, ठीक है, सिंपल सा रास्ता है, ऐसे ही जा रहा है, और ये रास्ता पूरा 5 किलोमीटर का है। पूरा रास्ता कितना किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का। तो जितना रास्ता आप कवर करेंगे, इस रास्ते से अगर चलेंगे तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। और आपकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी में ट्रिप अगर 0 करके रखे हैं, तो आपकी गाड़ी दिखाएगा जब ए से चलना शुरू करेंगे बी में पहुंच जाइएगा, और इस रास्ते से जाइएगा तो वो जो गाड़ी में जो ओडोमीटर है, क्या मीटर है, ओडोमीटर, तो आप समझेंगे उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है बताइए, ओडोमीटर भी लिख लीजिएगा, इट मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। बॉडी कौन है यहाँ पे, बाइक। तो बाइक में देखिएगा ओडोमीटर बना हुआ होगा, उस ओडोमीटर, वो मीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस कवर्ड होता क्या है, अब जिस रास्ते से जाइएगा, सीधे जाइएगा तो कुछ कम डिस्टेंस होगा, ऐसे जाइएगा तो कुछ और कम डिस्टेंस होगा, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब जिस रास्ते को चूज कीजिएगा, उस रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। बहुत सिंपल। तो क्या हो जाएगा बताइए, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। आराम से लिख सकते हैं आप, ये बना सकते हैं, ठीक है ना। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। हो सकता है कि ए से चल के आप घूम के कहाँ आ गए, फिर ए में ही आ गए, तो क्या डिस्टेंस 0 होगा, नहीं। 5 किलोमीटर इधर हो गया, और ये सीधे जो ऐसे आए, वापस कैसे आए, हम सीधे आए, और वापस आने में ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये है 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। अगर ए से घूम के हम ए ही में आ गए तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए, इस रास्ते से कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वापस आए कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो टोटल रास्ते की लंबाई कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। मेरी बात समझ आ रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर आप चलना शुरू करें तो हमेशा बढ़ते जाएगा, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया, और न चलें तो कितना होगा, 0। आप लिख सकते हैं, यदि हम रुके हुए रहें, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0।
और चलेगा तो क्या होगा, 0 नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कवर्ड कैन नॉट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव। क्या हो सकता है, 0। 0 कब होगा, जब रुका हुआ रहेगा, और चलेगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको भी आप लिख सकते हैं। और ये किसके बारे में बताता है, रास्ते के बारे में, जो लिखा हुआ ये टेल्स अबाउट द रास्ता। दूसरा क्या होता है बताइए, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अभी याद रखिए आप, ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर। क्या होता है, और भी यूनिट है। यूनिट किसको बोलते हैं, बताए थे कभी, जैसे ये इतना 1 मीटर है, इसका डबल क्या है, 2 मीटर। तो एक को फिक्स कर देते हैं कि इतना लगभग 1 मीटर है, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2 मीटर, उसका ट्रिपल क्या हो जाएगा, 3 मीटर। यूनिट मतलब 1, तो इसी 1 को फिक्स कर देते हैं, उससे फिर कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। क्यों इसका ये फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो डिस्टेंस के साथ एक और भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जान लेंगे, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। नाम सुने होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डायरेक्ट अगर लें ए से बी तक, डायरेक्ट कितना किलोमीटर है बताइए, 2 किलोमीटर ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो डायरेक्ट जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट, इससे छोटा कोई रास्ता नहीं होगा। सीधा वाला रास्ता को क्या बोलते हैं, सबसे छोटा रास्ता। हम अभी लिखेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वापस घूम के अगर वहीं आ गया तो बताइए वहीं से वहीं की कितनी दूरी होगी, 0। और वापस आके फिर पीछे चला जाए तो निगेटिव भी हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड हमेशा क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। और ये 0 भी हो सकता है, वापस आ गया तो 0 हो गया। देखो, चलने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन चलने के बाद डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि वापस आने के बाद भी उसके डिस्टेंसेस क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, कैन बी 0, पॉजिटिव, निगेटिव। फिर मैं कह रहा हूं ओडोमीटर क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं होता। डायरेक्ट वाला को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि लेंथ ही है, लेकिन ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। सिंबल क्या है इसका, कैपिटल एम, स्मॉल एम, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ आ रहा है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कवर्ड होगा, वो पॉजिटिव होगा, उसके लिए ओडोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो रास्ते के बारे में बताता है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वाला होता है, वो अगर चलेगा बॉडी वापस अगर वहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, वो बाद में जानेंगे। अगर आपको समझ आया ठीक है, नहीं तो आप नोट डाउन कर लें। 2 बातें याद रखना, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर है। मेरी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम लोग और भी बातें करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करें, इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उतार लें। चलिए, बहुत अच्छे, आप उतार लिए होंगे। नहीं उतारे होंगे तो आप क्या करें, पॉज करके उतार लें। कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलें आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा फील कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन हैश इसी मैंने लगा दिया, कुछ हम कह नहीं रहे हैं, जस्ट मानते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए, सॉरी एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है हमारा बी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है कोई एक पार्टिकल है, जो किस में चल रहा है बताइए, स्ट्रेट लाइन में। एक पार्टिकल इसमें चल रहा है स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक, और कितना है यहाँ से यहाँ तक ए से बी का डिस्टेंस, ये मानते हैं 20 मीटर। क्या है ये, 20 मीटर। एक पार्टिकल चल रहा है किधर बताइए, ए से बी की तरफ। कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जस्ट आप समझ जाइए। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 मीटर। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सीधी बात। तो 20 मीटर होगा, तो बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप लिख सकते हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन from A to B and the distance between A and B is 20 meter, then what is the distance and displacement? तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर,
और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगा, ये आप जान लीजिए, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है तो हमेशा भी पॉजिटिव लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड है, आप लिख सकते हैं, ये मॉडुलस नाम है इसका, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव लेंगे, जस्ट उसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ये भी कितना होगा, 20 मीटर। ये कब होगा, आपको ये ख्याल में रखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या है, सीधा रास्ता, और सीधे रास्ते में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। याद रहे कि अभी क्या नहीं मार रहा है, वो पलटी नहीं मार रहा है, पलटी, तो ये पलटी नहीं मार रहा है, आप लिख सकते हैं पलटी नहीं मार रहा। अब ये पलटी क्या है उसके बारे में हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। तो पलटी नहीं मारेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो अब नोट डाउन कर लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और पलटी नहीं मारेगा। तो पलटी नहीं मारे और स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या होगा, ये बात आपको समझ आना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है, मतलब दोनों बराबर है, तो कट के कितना आएगा, 1, या इसको नीचे लेके आ गए, दोनों कट के 1 कब आएगा, जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब पलटी मारने वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इतना उतार लें आप कि यहाँ क्वेश्चन समझाने का क्या मकसद है हमारा, कि यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है तो उसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे, वो बाद में सीखेंगे, अभी तो इतना उतार लें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा, जब कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। और क्वेश्चन भी आपको समझ आ रहा है, उतार लें। चलिए दूसरा, सेम उसी तरह से क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, एक पार्टिकल है जो ए से कहाँ चला, बी में, अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। ए से कहाँ चला बताइए, एक पार्टिकल है, कहाँ से कहाँ चल रहा है बताइए, पहले ए टू बी, और पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, है ना, देन बी टू सी, और ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, गिवन इस तरह से, जस्ट हम ब्रॉड वे में बता रहे हैं, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं आपको। बच्चे हैं ना आप लोग, अभी ए बी कितना है, मान लेते हैं कि ये 30 मीटर है, और बी सी कितना है बताइए, ये 10 मीटर है। तो ए से बी कितना गया, पहले ए से बी गया, फिर बी से कहाँ आया, सी आया, वापस वहीं पे आया। तो आप अगर ध्यान दें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ए से बी का जो डिस्टेंस है ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन है। कौन सा मोशन है, अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन from A to B and the distance between A and B is 30 meter, and then from B to C and the distance between B and C is 10 meter, then what is the distance and displacement। अभी भी क्या मांगा है बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी भी स्ट्रेट लाइन है, ये कितना मीटर है, 30 मीटर, और B से C कितना है, ये आपका 10 मीटर। तो A से B 30 मीटर, B से C 10 मीटर, तो आपको समझ आएगा A से C कितना बचा, 20 मीटर। वो देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड। अब बताइए डिस्टेंस कितना होगा, गया 30, वापस आया 10, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया पूरे रास्ते की, एक बार जाने का रास्ता, एक बार आने का रास्ता, एक ही रास्ता है, पर टोटल रास्ते की लंबाई क्या होगी, 30, आया कितना 10, तो क्या हो जाएगा बताइए, 30 + 10 कितना मीटर, 40 मीटर। ठीक है ना। वो अब ओडोमीटर जो है ना, ओडोमीटर वो तो रास्ता को बढ़ाते जाएगा ना, 30 मीटर जाने के लिए बताएगा, 10 मीटर आने के लिए बताएगा, 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखने का ये तरीका है। वो कितना होगा बताइए, ये टोटल 30 से 10 हट जाएगा, कितना बचेगा, 20 मीटर। आप बोल सकते हैं 30 - 10 कितना मीटर, 20 मीटर। मेरी बात समझ आ रही है। तो बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ क्या मारा है, स्ट्रेट लाइन है और साथ में पलटी मारा है। क्या मारा है, पलटी मारा है। याद रहे कि स्ट्रेट लाइन में अगर पलटी मार दे तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होगा, ऊपर ज़्यादा और नीचे कम। या हम उल्टा लिखें तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो 1 से छोटा होगा। ये आप समझ सकते हैं। अब गौर करें, बात समझ आएगी।
तो स्ट्रेट कब होगा? अब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा तो फिर वो भी बता देंगे। अब ये समझ जाइए, पहले मैं क्या बताया, मैंने ये बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होगा जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और पलटी नहीं मारेगा। और केस में कौन बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता कौन है? डिस्प्लेसमेंट वाला ही है ना, इसीलिए सबसे छोटा कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, किससे? डिस्टेंस से। तो अब लिख लें एक पॉइंट देके कि डिस्प्लेसमेंट, लिखिए डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। फिर इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिए? चलिए पॉइंट क्या लिखिएगा? सबसे छोटा रास्ता की लंबाई को क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा कौन हुआ? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखिएगा आप? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैन नेवर बी ग्रेटर देन, कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब और भी क्वेश्चन लेते हैं कुछ। आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते तो उससे हम लोग सीख लेंगे अभी। जैसे ए से बी गया कोई, है ना, और 4 मीटर ट्रेवल किया। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, है ना, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, लिख सकते हैं आप एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसा आप जानते होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग, देखो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसे लिखते हैं हम लोग। आप खड़े हो जाइएगा, दूसरे से आप कर सकते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टुवर्ड्स ईस्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 4 मीटर। उसके बाद क्या हुआ? वो नॉर्थ की तरफ चलने लगा। कितना चला? 3 मीटर। फ्रॉम बी टू सी टुवर्ड्स नॉर्थ 3 मीटर। तो कितना एंगल यहाँ पे हुआ? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला है, लिख सकते हैं, एक पार्टिकल है जो ए से बी की तरफ, ईस्ट की तरफ चलता है 4 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ टर्न मारा और 3 मीटर चला। तो आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वाला, है ना, पार्टिकल। फिर लिखिएगा पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी 4 मीटर, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ फिर गया 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन में बोल भी सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अब डिस्टेंस कितना होगा बताइए? डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी फिर बी से सी 4 मीटर प्लस 3 मीटर, टोटल कितना हो गया? 7 मीटर। डायरेक्ट वाला को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको कैसे नहीं, छोटा ही होगा ना। अब बताइए, खुद ही समझ आ रहा है, ये डायरेक्ट वाला छोटा होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। अगर नहीं आता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री। अब बताइए ये और ये मिलके कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये अकेले 90 डिग्री है। सबसे बड़ा एंगल कौन है ट्रायंगल में? 90 डिग्री। उसका जो उल्टा वाला साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। आप इतना याद रखें, ये वाला अभी सबसे बड़ा है। धीरे धीरे और चीज़ों को जानेंगे हम लोग। जो सबसे बड़ा होता है ना, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, अब याद रखना है आपको। थोड़ा सा आगे वाली बात हो गई। वो छोटा वाला साइड है कौन है? वो 4 का स्क्वायर प्लस ये बड़ा वाला कौन है? 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अब 7th क्लास में है, थोड़ा टफ लगेगा। ये पावर 1/2 है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 क्या हो गया? 25। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। नहीं समझ आएगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझें, कितना का स्क्वायर 25 होता है। कितना को कितना से गुना करेंगे? 25 होगा। सेम नंबर को 5 गुना 5, इसका आंसर होगा 5 मीटर। या आपको जिसको भी समझ नहीं आए तो चिंता ना करें, ये बाद में हम लोग समझेंगे। तो डायरेक्ट कितना मीटर हुआ? डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। और डिस्टेंस कितना हुआ? 7 मीटर। तो कौन बड़ा हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जब सीधे चलता है। ये कौन सा मोशन है बताइए? ये वाला। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो कौन बड़ा है बताइए? डिस्टेंस वैसे बड़ा होना चाहिए ही, वैसे बड़ा होना चाहिए ही। ठीक है, आपको ना समझ आए फिर मैं कह रहा हूँ कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन को हम अपग्रेड कर सकते हैं और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे हम चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, तो बताइए स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो कौन बड़ा है? डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। सिर्फ कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? जब पलटी ना मारे और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है,
ये ना समझ आए तो अब इससे घबराए ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक पार्टिकल है जो किस में घूम रहा है, सर्कल में। आसान सब करा रहे हैं। ए से चलना शुरू किया और इसको डायमीटर कहते हैं। कहाँ आ गया? बी में। पूरा जो घूमेगा ना इसको बोलते हैं 2πr। इसका जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो याद रखना है आपको, 2πr। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, चारों तरफ की लंबाई क्या होती है? 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। लगभग में इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7 या 3.14। आर क्या है बताइए? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। और ये भी क्या है हमारा? रेडियस। हम मानते हैं कि इसका रेडियस कितना है? 14 मीटर है। कितना मीटर है? 14 मीटर का रेडियस में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है ए से बी की तरफ। किधर चल रहा है बताइए? ए से बी की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। अब ए से बी की तरफ चल रहा है, लेकिन ए से चलना शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म किया वो? बी में। इतनी बात आपको समझ आ रही है? और टोटल कितना लेंथ होता पूरा घूमता तो 2πr। मानते हैं कि ए टू बी चल रहा है, मतलब हाफ सर्कल की बात हो रही है, हाफ सर्कल। अब पार्टिकुलर जो सर्कुलर पाथ में चल रहा है ए से बी तक जाएगा, तो डिस्टेंस कितना होगा बताइए? कितना होगा? टोटल कितना होता है? 2πr। उसका आधा हो जाएगा, तो 2πr का आधा 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई का वैल्यू लगभग कितना है? 22/7। और रेडियस कितना है बताइए? 14। जिसको न समझ आया वो छाप लें, उतार लें, फिर समझ जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डायरेक्ट वाला ये तो समझ सकते हैं ना, 14 और 14 डायमीटर हो जाएगा। 14 + 14 कितना मीटर? 28 मीटर। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। हाफ सर्कल में कोई सर्कल में चल रहा है और ए से बी चला, ये हाफ सर्कल कवर किया, टोटल कितना करता है? 2πr। तो आधा कितना? टोटल 2πr का आधा कितना हो गया? πr। तो पाई का वैल्यू लगभग कितना? 22/7। ये रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक रेशनल नंबर है। ये भी आपको समझ नहीं आया होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिसको समझ आ रहा है उसको वो आप इसको कॉपी करें, फिर हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। उदाहरण इसको हो गया। चलिए आप चिंता न करें कि बहुत टफ हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए से ए में आ गया। ए से कहाँ आ गया? घूमते घूमते कहाँ आ गया? ए टू बी, देन बी टू ए, तो फाइनली कहाँ आ गया? ए से ए तक आ गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? सर्कल में चल रहा है, किसमें चल रहा है? सर्कल में, फिगर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना हो? टोटल 2πr। और पाई कितना है? 22/7। और आर कितना है? 14। 7 दूना 14, 22 दूना 14, 88 मीटर आ गया। कितना आ गया? ऐसे कर सकते हैं। टफ लग रहा होगा क्लास 7 में। चलिए उतारें। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया ना, ये बताना था मुझे, तो कि 0 हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस कवर हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो। कब होगा? जहाँ से चला था वहीं पे आ गया। तो ये लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लें कि अगर कोई बंदा, कोई पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो कुछ होगा कवर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। इसमें और ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप थक गए होंगे, पता नहीं क्या 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 सर करा रहे हैं। ठीक है, आप चिंता न करें। हम लोग क्या शुरू किए थे? स्लो एंड फास्ट। इतना नोट डाउन करें। चलिए, जिनको समझ नहीं आ रहा है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा टफ करा रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता नहीं करनी। बड़ी बड़ी बात हमने कर दिया ना। हम लोग सीधे बात करेंगे स्पीड की। किसकी बात करेंगे? स्पीड की। अब क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई पूछे कि 2 बंदे हैं, मतलब 2 लोग हैं, 2 बंदा है, 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट है, कुछ माने, एक ए और एक बी। किसी ने कहा ठीक है, ए ने क्या किया ना, ए चला 50 किलोमीटर। ये कितना चला? पैदल चला या बाइक, कैसे भी चला, 50 किलोमीटर। ये कितना चला? 50 किलोमीटर। समझ रहे हो ना 50 किलोमीटर क्या होता है? ये है हमारा 1 मीटर, उसका 1000 गुना क्या होता है? 1 किलोमीटर। और बी चला 100 किलोमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछे कि कौन तेज चला, कौन फास्ट चला, तो आपका क्या आंसर होगा?
हो सकता है, चूंकि आप अभी कुछ जानते नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप कहिएगा बी फास्ट। कौन फास्ट है? बी 100 किलोमीटर चला और ए 50 किलोमीटर चला, तो फास्ट कौन है बताइए? बी। बी इज फास्टर देन ए। ऐसा हम लिखेंगे, बी इज फास्टर देन ए। ऐसा हम लोग कह देंगे गलती से, लेकिन ये कहना क्या है? गलत। क्यों? अगर मैं बोलूं कि ए 50 किलोमीटर चला और इसको चलने में लगा 1 घंटा, कितना लगा? और 100 किलोमीटर चला, इसको लगा 10 घंटे। अब बताइए तो, ये 10 घंटे में 100 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में कितना चला होगा? 10 किलोमीटर। और ये 1 घंटे में कितना चला? 50 किलोमीटर। तो फास्ट कौन है बताइए? तो फास्ट ए। तो ए इज फास्टर देन बी। ये सही है। क्यों? क्योंकि जब स्लो और फास्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में? स्लो और फास्ट के बारे में, तो ये क्या है? डिस्टेंस, और ये क्या है? टाइम। तो आपको याद रखना है कि स्लो और फास्ट का डिसीजन हम तब ले सकते हैं जब डिस्टेंस कवर्ड के साथ टाइम टेकन की बात करें। मैं क्या बोला? जब हम इसको लिखें, आप क्या लिखें बताइए? तब हम स्लो और फास्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जब हम क्या करें? डिस्टेंस के साथ टाइम की भी बात करें। और टाइम का यूनिट यहाँ पे हम क्या लिया है? आवर। सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है। तो डिस्टेंस और टाइम के बारे में जब डिस्कशन एक साथ करेंगे, तब एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, उसका नाम स्पीड। क्या है स्पीड? फिर मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। जितनी सारी बातें मैंने बताया उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें कि जस्ट डिस्टेंस कवर्ड से हम ये पता नहीं कर सकते। डिस्टेंस कवर्ड कौन मेजर करता है? ओडोमीटर। स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर आएगा। तो स्लो और फास्ट को डिफाइन करने के लिए जस्ट डिस्टेंस कवर्ड इनफ नहीं है, उसके साथ क्या आएगा? एक हमारा टर्म टाइम टेकन। टाइम का यूनिट मिनट, आवर, सेकंड होता है। तो डिस्टेंस के साथ टाइम का भी होना ज़रूरी है। उसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे उसको जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक बात समझ आ गई कि स्लो और फास्ट को डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड के साथ टाइम टेकन। और डिस्टेंस कवर्ड को टाइम टेकन के साथ जब रिलेट करेंगे तो नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा जिसका क्या नाम है? स्पीड है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी जितनी सारी बातें मैंने कहा उसको आप फिर रिपीट करें, समझने की कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। आपको पढ़ा के बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना? आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, चीज़ों को शेयर करें। और भी आपके जो दोस्त हैं वो घर पे बैठे अगर परेशान हो रहे हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें भी बताएं। ठीक है? शुक्रिया, धन्यवाद।